स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम से में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? पहला, राष्ट्रीय बचत पत्र, दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड, बीमा पॉलिसी या भविष्य निधि। तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो ऋण के तौर पे किसे नहीं माना जाता है? तो बीमा पॉलिसी को ऋण के तौर पे नहीं माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd नंबर, बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मंजूरी जो मिलती है मजदूरी का, उसका प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मजदूरी का जो प्रमुख निर्धारक वो अतिरिक्त आमदनी, कार्य की प्रकृति या पदोन्नति की संभावना या मुद्रा की क्रय शक्ति। तो इसमें जो वास्तविक मजदूरी है उसका जो मुख्य निर्धारक है वो मुद्रा की क्रय शक्ति पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति, यानी एक वर्ष में जो जन्म होते हैं तो कितनी आबादी पे वो जन्म दर मापी जाती है? तो 100 आबादी पे काउंटिंग होता है जन्म दर, 1000 आबादी पे होता है, या 10,000 आबादी या 1 लाख आबादी पे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1000 आबादी पे ये मापी जाती है जन्म दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे राष्ट्रीय आय का में के रूप में नहीं शामिल किया जाता है? तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, इसे क्या राष्ट्रीय आय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना या किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो राष्ट्र को जो आय जाती है तो किसके द्वारा जाएगी? मालिक के कब्जे में जो मकान का आरोपित किराया है वो मालिक को जाएगा। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय है वो राष्ट्र का आय नहीं है, खर्च है वो। लॉटरी जीतना, यदि कोई लॉटरी जीतता है तो उस पर उसको कमीशन सरकार को देना पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती क्या है? तो सदा व्यक्तिगत आय के बराबर, सदा व्यक्तिगत आय से अधिक, या व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर, या व्यक्तिगत आय या प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। तो व्यक्तिगत जो प्रयोज्य आय है वो किसके बराबर होते हैं? तो व्यक्तिगत आय या प्रत्यक्ष करों के अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो पहला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, 3rd नंबर दादा भाई नौरोजी, या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो देश में सबसे पहला जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था तो किसके द्वारा लगाया गया था? तो 3rd नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, दादा भाई नौरोजी। 3rd नंबर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान या पहला खाका तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित होना होता है। तो जो संयुक्त बैठक होती है और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है तो विधेयक को पारित, कोई भी विधेयक यदि पारित होना होता है तो उसके लिए कितने बहुमत होनी चाहिए? तो पहला, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से होता है। तो इसमें उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1st, क्योंकि इसमें यदि 2/3 बहुमत भी होती है लेकिन किसी एक सदन में होता है, लेकिन संयुक्त बैठक में आप साधारण बहुमत से भी कोई विधेयक को पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी। तो भारत सरकार के द्वारा जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो 1st नंबर राष्ट्रपति या संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है कि वो धन विधेयक है या क्या है? तो ये भारत में किसके द्वारा यह विधेयक धन विधेयक है ये प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको? वित्त मंत्री को नहीं, ना राष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को यह प्रमाणित करने का अधिकार है कि वो धन विधेयक है या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है हमारा किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 40वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन या 45वां संशोधन, किसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये कब हुआ था? 1976। तो 1976 को 42वां संशोधन हुआ था। इसी संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्यों द्वारा हो जाता है। संसद के सदस्य कौन कौन? चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो सर्वप्रथम 1956, लेकिन व्यापक रूप से पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1953 या 1960 या 1966। तो कौन सा होगा इसमें? 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो बर्ट्रैंड रसेल, लियो टॉलस्टॉय, एल्बर्ट आइंस्टाइन या खान अब्दुल गफ्फार खां। तो बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ये बात किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट नंबर है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा ने किया था, राणा रतन सिंह ने किया था और राणा हमीरदेव या राणा कुंभा ने किया था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। और कब किया था राणा कुंभा ने? ये कब किया था राणा कुंभा ने? तो राणा कुंभा ने ये 1440 में किया था, विजय हुआ और उसी बीच में इसका निर्माण हुआ और ये 48 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 48 तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ये किसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो महमूद गजनी को हराया था राणा कुंभा, महमूद खिलजी को, ये खिलजी को ये हराया था, खिलजी को हराया था। उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और एक चीज़ और है कि ये राजस्थान का पुलिस और 10th के बच्चों का जो बोर्ड है उसका ये राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो हमने क्या देखा कि विजय स्तंभ जो है राजस्थान और उसके माध्यमिक बोर्ड का वो राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके अलावा 1440 से 48 के बीच इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और ये जो बनाया था राणा कुंभा किसके उपलक्ष्य में, किसकी खुशियों में? तो ये किसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो ये आपका महमूद खिलजी को हराया था, उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वो विजय स्तंभ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन नमक के विरुद्ध, तो स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो नमक कानून लाया गया था हमारे देश में तो
उसके लिए उस पर कर जो लगा था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। थर्ड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त किया था कब? तो वांडीवास की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में, या प्लासी की लड़ाई में, या अरियर की लड़ाई में? तो उसने 1760 ईस्वी में इसको पूरी तरह से परास्त किया था। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ये 1760 में ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और 1760 में अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसीसियों को पूरी तरह से, और 7 सालों तक चला था ये युद्ध। 7 ईयर चला था ये युद्ध, 7 सालों तक चला था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बक्सर की युद्ध हुआ, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो 1757 में बक्सर का युद्ध तो जान रहे हैं, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। मीर कासिम और 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1943 में, 1944 में, 1945 में, या 1946 में? तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 ईस्वी में और बाद में भी जाने वाले वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, या अंग्रेज थे, या डच थे? तो 1498 में तो जाने पुर्तगाली, और बाद में भी इन्हीं लोग ने गया, पुर्तगालियों ने ही अंत में भारत से मुक्त हुए, चले गए भारत से। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं? गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है, या धान की है? तो यह जो है वो धान की है। किसकी किस्में? ये धान की है, IR-20 और रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है। यानी ये कहाँ से कहाँ को इतना किलोमीटर की दूरी को किससे जोड़ती है? तो मॉस्को से ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग से ओमस्क, या मॉस्को से इर्कुट्स्क, या सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। तो यह 8,960 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी में किसको जोड़ती है? तो ये 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। यह दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, और लेकिन इसकी जो दूरी है, कुल दूरी, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो 9,289 किलोमीटर है, 9,289 किलोमीटर। तो हमने देखा कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसकी जो टोटल लेंथ है 9,289, लेकिन 8,960 किलोमीटर की दूरी में वो किसको जोड़ती है वो हम जो क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।